है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसे मेरी औकात देखना है, एक कड़कती आवाज के साथ मानो गुस्से में खड़े होते हुए कहा। लेकिन उसे इस तरह देख वहां मौजूद सभी ने डरते हुए अपने हाथ जोड़ लिए थे, जहां उनकी लड़खड़ाती आवाज से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। जिसे देख मानव ने अपने कोट का बटन बंद किया और वहां से चला गया, जिसके पीछे ही रणविजय भी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए हुए वहां से आगे बढ़ गया था। तो वहीं नीचे अगस्त्या के चेहरे की परेशानी बढ़ गई थी। अपनी नज़रों के साथ साथ वह भी चारों तरफ घूमते हुए काव्या को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसे काव्या नजर नहीं आई थी। तो उधर दूसरी तरफ काव्या, जो भीड़ का फायदा उठाते हुए जानबूझकर अगस्त्या को परेशान कर रही थी, वह उससे छिपते हुए उसे परेशान देख काफी खुश नजर आ रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसकी कमर को मजबूती के साथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। यह सब इतना अचानक से हुआ जिसे काव्या कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह किसी के बाजुओं में कैद हो चुकी थी। लेकिन एक अनजाने डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके ऊपर अगस्त्या की भी नजर पड़ चुकी थी, जहां अब वह राहत की लंबी सांसें लेने लगा था। तो वही काव्या बंद आंखों से अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बेबी गर्ल। इस आवाज को सुनते ही काव्या ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और सामने खड़े मानव के बाजुओं में खुद को कैद देख उसके चेहरे का डर गायब हो चुका था। लेकिन आंखों में अभी भी हैरानी थी कि अचानक से मानव कहाँ से आ गया, जबकि ये तो अपने किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं गया हुआ था। तभी मानव उसकी कमर को छोड़ अपने दोनों हाथों से काव्या के चेहरे को पकड़ लिया था, साथ ही अंगूठे से उसके गालों व होठों पर फेरते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें लोगों को परेशान करने में कुछ ज़्यादा ही मजा आता है ना। इतना कहते हुए मानव अपने चेहरे को काव्या के काफ़ी करीब लेकर जा चुका था। उसकी नज़रें काव्या के होठों पर टिकी हुई थी, जिसे देख काव्या ने अपनी पलकें तुरंत कस ली थी, यहाँ तक कि अपने होठ भी भीतर की तरफ दबा लिए थे। लेकिन तभी अचानक से मानव की नज़रें काव्या के होठों से हटते हुए उसके पीछे चली गई, जहाँ पीछे खड़े कुछ लोगों को देखते ही मानव तुरंत काव्या को खुद से थोड़ी ही दूर पे खड़े अगस्त्या के तरफ धक्का देते हुए बोला, जस्ट लीव, जाओ यहाँ से। तो वही अचानक से मिले मानव के इस धक्के से काव्या लड़खड़ाती हुई गिरने ही वाली थी कि अगस्त्या ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। साथ ही काव्या कुछ समझने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तब तक एक बुलेट मानव के पेट में लग चुका था, जिसे देख काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने उसके सिर पर भी पीछे से वार कर दिया, और वही काव्या बिना देखे कि उसके सिर पर किसने वार किया है, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ घंटे बाद एक अंधेरी जगह, जहां यह बता पाना मुश्किल था कि वह कोई बंद कमरा है या खुली जगह, बस किसी की लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जो उसी अंधेरी जगह पर गूंजते हुए शांत हो गई थी, जैसे वहाँ काफ़ी मात्रा में लोग आकर इकट्ठा हुए हैं, जिनके रुकते ही वहाँ चारों तरफ रोशनी भी फैल गई थी, जिसकी रोशनी में यह साफ नजर आने लगा था कि वह कोई खुली जगह नहीं थी, लेकिन वह कोई छोटा कमरा भी नहीं था। वह बिल्कुल किसी बंद व बड़े गोदाम की तरह था, जिसके अंदर काफ़ी भारी मात्रा में काले कपड़ों से खुद के चेहरे को ढके हुए आदमी खड़े थे, जिनके कपड़ों के साथ साथ हाथ में पहना हुआ दस्ताना भी काला था। लेकिन उनके कपड़ों व दस्तानों के ऊपर एक सिंबल यानी कि चिन्ह बना हुआ था, जो गोल्डन कलर में चमक रहा था। उनके हाथों में पकड़े कटार व तलवारें जो किसी का खून बहाने के लिए जैसे उछल रहा हो। साथ ही उनकी आंखों में एक दहकता हुआ आग था, जो अपने सामने एक कुर्सी से बंधे मानव सेठी को जला देना चाहता था। तो वही मानव सेठी, जो इस वक्त एक कुर्सी से बंधा अपने चेहरे को नीचे लटकाए बस लंबी लंबी सांसें ले रहा था। क्यों रे, अतिथि देवो भव, यह लाइन नहीं सुना है क्या?
हमारे द्वार पर अतिथि पधारे हैं, उनका स्वागत सत्कार करो, लेकिन तुम सब खड़े खड़े बस शक्ल निहार रहे हो। काबुली गैंग का ही एक आदमी अंदर आते हुए बोला, जिसे मुंबई में आने वाले सभी माल के एक्सपोर्ट व इंपोर्ट का जिम्मा दिया गया था, जो अब तक मानव सेठी की नज़रों से छिपाकर छोटे लेवल पर मुंबई में अपने माल की सप्लाई करता था। लेकिन मानव का आज अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म होने की बात को सुनकर इस गैंग का करोड़ों का सोना आज मुंबई के पश्चिमी तट पर उतरने वाला था, जहां उससे पहले ही उन्हें मानव के बचने की खबर मिल चुकी थी। लेकिन तब तक उनका माल भी अपने स्थान से जहाज के द्वारा निकल चुका था, जिसे अब अचानक से रोकना या उसे वापस मोड़ना लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने मानव सेठी को ही पकड़ने की प्लानिंग कर ली थी। जो काम कानून नहीं कर पाई थी, आज उस काम को अंजाम देने का जिम्मा इस गैंग ने उठा लिया था। तो वही वह आदमी अपने गले में लटक रहे फोन को अपने कान के पास लगाते हुए बोला, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा माफिया समझने वाला मानव सेठी को हमने पकड़ लिया है। अब सारे जहाज को पश्चिमी तट पर लगा सकते हो। इतना कहते हुए उस आदमी ने अपना फोन गले में ही लटकता हुआ छोड़ दिया। साथ ही एक नज़र सामने कुर्सी पर बंधे मानव को देखते हुए बोला, हमारे बाप अक्सर कहा करते हैं, बेटा तूफान से कभी मत टकराना, लेकिन यहाँ तो मैंने तूफान को ही बांध दिया है। यह बात तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए। क्यों रे, सही कहा ना? इतना कहते हुए वह आदमी ठहाके लगाते हुए हंस पड़ा था, जिसके साथ ही वहाँ मौजूद अपने चेहरे को एक नकाब के अंदर कैद किए हुए बाकी सभी भी ठहाके लगाते हुए हंस पड़े थे। लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी, जिसे सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग अब उड़ने लगा था। तेरे बाप ने यह नहीं बताया कि बेटा तूफान को बांधते नहीं, उसे डर कर भागते हैं। चल भाग यहाँ से, जितनी दूर भाग सकता है भाग जा, नहीं तो तेरा अंतिम क्रिया करने के लिए तेरे बाप के पास सिर्फ तेरी आंखें और कलेजा ही भेजूंगा। तुम लोगों को क्या लगा था तुम लोग मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हो और मेरे आदमी तुम्हें लाने देते? नहीं, मैं यहाँ खुद आना चाहता था, और कारण जिंदा बचे तो खुद जान जाओगे। अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए मानव सेठी ने कहा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी हंसी थी, तो आंखों में एक दहकता कोयला जो उन्हें जला देने के लिए काफ़ी था। लेकिन उसे इस तरह से देख उस आदमी के कदम पीछे हट गए थे। चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तभी वह अपनी कांपती आवाज़ में बोला, तू खुद को समझता क्या है? हाँ, मुंबई क्या तेरे बाप की जागीर है? नहीं, तेरे बाप की, और तेरा बाप इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। इतना कहते हुए मानव सेठी एक झटके में ही खुद को रस्सियों से आज़ाद कर चुका था। तभी वह आदमी अपने पास ही खड़े आदमियों को, जिनके हाथ में कटार व तलवारें थी, उनकी तरफ देखते हुए बोला, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मारो इसे। आज इस जगह से ये जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा बच गया तो आज हम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते हुए वह आदमी अपने गले में लटकते फोन को एक बार फिर से कान पर लगाते हुए वहां से भाग निकला। साथ ही फोन पर बस एक ही बात बोले जा रहा था, सभी जहाजों को वापस मोड़ दो। सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, सभी जहाजों को वापस मोड़ दो। एक भी जहाज तट पर नहीं रुकनी चाहिए। हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो हेलो। लेकिन अचानक से अपने सामने मानव सेठी को एक नंगी तलवार लिए खड़ा देख, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी, जिसका सीधा मतलब था कि पलक झपकते ही मानव सेठी ने उन आदमियों को मार गिराया था। यह देखते ही उस आदमी की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। उसने अपने कदम पीछे लिए ही थे कि वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपने सामने मौत को देख उसका पूरा शरीर जैसे कांप रहा था। तभी वो अपनी हकलाती जुबा के साथ मानव के सामने अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन वह आदमी कुछ कहता उससे पहले ही मानव गुस्से में एक कड़क आवाज के साथ बोला, काश तूने अपने बाप की बात मान ली होती।
इस तूफान से टकराने से पहले अपना अंजाम सोच लिया होता तो आज तेरे बाप के पास अपने बेटे की अंतिम अंतिम क्रिया के लिए सिर्फ आंखें और कलेजा नसीब नहीं होता। यह सुनते ही वह आदमी अपने कांपते शरीर के साथ अपनी गर्दन नाव में हिला रहा था। वह अपने दोनों हाथ जोड़े मानो से खुद की जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन अगले ही पल मानो की एक जोरदार गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी और उस आदमी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी, जिसके खून के छींटों से मानो का चेहरा भी रंग चुका था। तो उधर मुंबई के पश्चिमी तट पे रात के अंधेरे में काबली गैंग का सोने से भरा बक्सा मुंबई के पश्चिमी तट पर आ चुका था, जहां से उस बॉक्स को बड़े बड़े ट्रकों में भरा जा रहा था। लगभग सैकड़ों की संख्या में आदमी जल्दी जल्दी बॉक्स को जहाज से ट्रकों में भर रहे थे। तभी एक आदमी अचानक से उनकी तरफ ही चिल्लाते हुए आ रहा था, भागो रे सब, भागो यहाँ से, वो मानो सेठी जिंदा बच। जहां अभी उसने इतना ही कहा था कि वह आदमी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ में घुसी एक बड़ी सी तलवार को खड़ा देख वहां काम कर रहे आदमी चौंक गए थे। तभी उनकी नज़र उनकी तरफ ही आते हुए मानो सेठी पर पड़ी, जिसका चेहरा पूरी तरह से खून में सना हुआ था, जो उसे पहले से ज़्यादा डरावना बना रहा था। तो वही उसे देखते ही वहाँ काम कर रहे बाकी आदमी भी डर से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे थे। जहाँ कुछ ने तो सीधा समुद्र में ही छलांग लगा दिया था और कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरा तट खाली हो चुका था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।